एवरीवन, मैं हूं अपेक्षा और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे इस सीरीज में जहां पर हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन है जिसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम जो नीचे दिए गए सारे पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। हम शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ बायबैक से, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं बायबैक के वो देखेंगे, सोर्सेस जहां से बायबैक किया जाता है उसके मेथड्स या कुछ तरीके, और सबसे एंड में हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे जिसके लिए हम सेबी के वेबसाइट पर जाएंगे। अब ये हो गया आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो चैनल है द मनी रोलर, उसके ऊपर हम काफी ज्यादा वेल रिसर्च्ड वीडियोस डालते हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स इन टॉपिक्स पे होते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड मिस आउट नहीं कर दो। अब हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ बायबैक। तो एकदम सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताने जाऊं तो बायबैक में जो कंपनी होती है वो अपने खुद के ही शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स से खरीद लेती है, ये हो जाता है बायबैक। अब मैं आपको सिनेरियो एक बताती हूँ आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है कि जो कंपनी रहती है वो सबसे पहली बार अपने शेयर्स ऑफर करती है नॉर्मल पब्लिक को स्टॉक मार्केट के ऊपर। ओके, तो ये जो लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोग जो वो शेयर्स खरीदते हैं वो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो कंपनी ये करती क्यों है? क्योंकि उनको पैसे रेज करने होते हैं, उनको अपने आप को लिस्ट कराना होता है स्टॉक मार्केट में, इसीलिए ये आईपीओ का पूरा प्रोसेस लाती है कंपनी। अब बायबैक में कंपनी टोटली अपोजिट कर रही है जो आईपीओ में करती थी उससे। यहाँ पर कंपनी अपने ही जो शेयर्स पहले उन्होंने दिए थे वो अभी खुद से ही खरीद रही है एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए जिसे कहते हैं बाय बैक प्राइस। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कंपनी अपने आप में ही इन्वेस्ट कर रही है जिसके कारण जो बाकी इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग कंपनी में डिक्रीज हो रही है। और कंपनी एक्ट का एक रूल है, उसके हिसाब से क्या करना होता है कि ये सारे जो शेयर्स बायबैक में वापस कंपनी खरीद रही है उन्हें एक्सटिंग्विश कर देना होता है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, प्रमोटर की होल्डिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है ऐसे प्रमोटर्स के लिए जो उनके शेयर होल्डिंग कंपनी में बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो बायबैक एक अच्छा तरीका है। तो आई थिंक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि बायबैक होता क्या है, पर इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो आपको जानने इंपॉर्टेंट है, जो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन द अर्निंग पर शेयर। अब सबसे पहले अर्निंग पर शेयर क्या होता है उसका फॉर्मूला समझ लीजिए। हम अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल जो हमारा प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे पैट भी कहते हैं, उसको हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं जो हमें एक शेयर की जो अर्निंग होती है वो बताता है। अब ईपीएस को हम कभी भी कोई कंपनी के फंडामेंटल्स जब चेक करते हैं तो ईपीएस भी एक चीज होती है जो हम देखते हैं कि हमारा शेयर हमें कितने दे रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हिस्टोरिकली ये ईपीएस ने कैसे ग्रो किया है या कैसे घटा है, तो हमें पता चलता है कि बिजनेस कैसे अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है एक्सेट्रा। तो इसीलिए ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस टेबल की ओर देखिए, प्री बायबैक और पोस्ट बायबैक ऐसे दो डिविजन हमने बना लिए हैं। तो जो पैट है वो तो सेम रहने वाला है क्योंकि कंपनी ने कोई नया चीज नहीं किया है, कंपनी ने कुछ अच्छा रिजल्ट्स नहीं लाए हैं जिसके कारण उनके पैट में कोई चेंज होगा। तो प्री बायबैक पोस्ट बायबैक पैट सेम। नंबर ऑफ शेयर्स चेंज जरूर होने वाले हैं क्योंकि बायबैक डिक्लेयर किया है 10 शेयर्स का, तो 100 में से अगर 10 शेयर चले जाएंगे तो पोस्ट बायबैक 90 बचेंगे। ईपीएस देखो, ईपीएस ने 10 से 11.11 की ओर जंप किया है, मतलब हायर साइड पे गया है। अब ये क्यों गया है? क्योंकि कंपनी के शेयर्स कम हो गए हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना कंपनी के, जिन्होंने अपने शेयर्स बायबैक में नहीं दिए हैं, उनके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है क्योंकि अभी कुछ शेयर्स तो ऑलरेडी एक्सटिंग्विश कर दिए, हट गए कुछ शेयर होल्डर्स कंपनी में से, तो इसीलिए उनका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो इम्प्रूव हो गया। अब जो बायबैक होता है उसमें कैसे रहता है कि कंपनी जब अनाउंस करती है बायबैक का, तो जो शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स बायबैक में देने हैं वही लोग अप्लाई करते हैं, या तो वो पूरे दे सकते हैं या तो उसमें का एक पोर्शन। और कुछ शेयर होल्डर्स रहते हैं जिन्हें इंटरेस्ट ही नहीं रहता, तो इसीलिए वो उनके शेयर्स देते ही नहीं है। तो ऐसे जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने बायबैक में अप्लाई ही नहीं किया था उनके लिए यह बेनिफिशियल होता है। अब आइए हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं जो कि है एडिशनल एग्जिट रूट। तो ये एक अच्छा एग्जिट रूट है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें एनी विच वेज इस कंपनी में से निकलना था, उन्हें अपने शेयर होल्डिंग जो है वो कम करनी थी या पूरे जो शेयर्स है वो बेचने थे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? ये तो कभी भी जाकर अपने शेयर्स बेच ही सकते हैं, पर जब बेचेंगे तब उन्हें मार्केट प्राइस पे बेचने पड़ेंगे, राइट? जब हम बाइंग सेलिंग करते हैं मार्केट में तो मार्केट प्राइस पे होता है,
बट इस सिनेरियो में जब बायबैक ला रहे हैं तब मैंने कहा था आपको कि बायबैक प्राइस कंपनी अनाउंस करती है। तो ये जो बायबैक प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से प्रीमियम पे होता है, मार्केट प्राइस से ज्यादा ही होता है। तो जब शेयर होल्डर्स जो बायबैक में अप्लाई करेंगे उन्हें देखो ये प्राइस मिलेगा। टेबल की ओर ध्यान दीजिए, मैंने कुछ 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं। मार्केट प्राइस मैंने दिया है आपको अनाउंसमेंट की डेट पे, मतलब जब कंपनी ने बायबैक का अनाउंस किया होगा तब की डेट का ये मार्केट प्राइस है। और उनका जो बायबैक प्राइस देखिए क्या है, हर शेयर का बायबैक प्राइस ज्यादा ही है, तो प्रीमियम पे ये बायबैक होता है। तो ये एक गुड न्यूज होता है ऐसे शेयर होल्डर्स के लिए, जैसे मैंने कहा जिन्हें एग्जिट चाहिए कंपनी में से। यहाँ पर और भी कुछ एडिशनल पॉइंटर्स लिखे हैं। सबसे पहला है कैश सरप्लस। अब ऐसी कुछ कंपनीज होती है जिनमें काफी ज्यादा कैश पड़ा हुआ है, पर वो शायद उनके पास ऐसे कोई सिग्निफिकेंट प्लान्स नहीं है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो पैसे। तो एट टाइम्स इसीलिए भी वो बायबैक लाते हैं, ताकि एनी विच वेज उनके प्रमोटर की होल्डिंग तो बढ़ी जाएगी इससे। दूसरा चीज होता है प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टेक ओवर होता क्या है। तो दो प्रकार के टेक ओवर होते हैं, एक होता है फ्रेंडली, एक होता है हॉस्टाइल। फ्रेंडली टेक ओवर में दोनों कंपनीज आपस में मिलती है, डील करती है, अच्छे से बात होती है उनकी, और फिर बाद में ये पूरा जो टेक ओवर है वो हो जाता है। दूसरी चीज है हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर में क्या होता है, जो कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदने चाह रही है, तो वो जो दूसरी कंपनी है वो उनके विल के अगेंस्ट है या उनकी इच्छा के खिलाफ ये लोग जाकर उनको खरीदेंगे। तो ये कब होता है ऐसा, जब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास ही शेयर होल्डिंग कम है, तो वो सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है दूसरी कोई कंपनी आकर इनके शेयर्स ले सकती है इनके विल के अगेंस्ट, इनके इच्छा के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए भी कभी कभी बायबैक लाते हैं ताकि प्रमोटर की होल्डिंग अपनी ही कंपनी में बढ़े। तीसरे पॉइंट में जो दिया है टू बूस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, तो हम आज की ही बात कर लेते हैं। जब से कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है उनके ऊपर अफेक्ट हुआ है। हमारे जो बेंचमार्क इंडाइसेस है निफ्टी और सेंसेक्स, इन दोनों में भी हमने देखा है कि कितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, वो भी गिरे हैं, बाकी सारे स्टॉक्स के वैल्यू भी गिरे हैं, क्योंकि लोगों में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग डर गए हैं। देयर इज फियर इन द मार्केट कि क्या होगा, कैसे होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट तो नहीं डूब जाएगी। इसीलिए लोग अपने शेयर्स भी क्या करते हैं, बेच देते हैं, जिसकी वजह से इंपैक्ट आता है पूरे मार्केट पे। तो ये सिनेरियो में कुछ कंपनीज है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे सन फार्मा है, एसपी अपैरल्स है, इमामी है, इन्होंने बायबैक डिक्लेयर किया। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि कंपनी अगर बायबैक कर रही है, प्रमोटर्स मतलब अगर उनकी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं इस तरीके से, तो उनको कॉन्फिडेंस है अपने कंपनी में, तो ये हेल्पफुल रहता है इन्वेस्टर्स के लिए भी। और दूसरी बेनिफिशियल चीज जो कंपनी के लिए होती है वो ये है कि उन्हें कम वैल्यूएशन पे शेयर्स मिल जाते हैं, सस्ते भाव में शेयर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी शेयर्स के भाव बहुत गिर गए हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये जो शेयर्स के गिरे हुए भाव है कोरोना ये पैंडेमिक के बाद में, वो आपको जल्दी कभी दिखाई नहीं देने वाले। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंक्रीज द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी। अब ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप खुद ही आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, कि सबसे ज्यादा अच्छे से कंपनी को कौन जानता है एकदम एंटायरली, एकदम परफेक्टली? क्या वो एनालिस्ट होते हैं, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एम्प्लॉइज, कौन होता है इनमें से? तो इनमें से कोई नहीं होता। सबसे पहले अच्छे से तो कंपनी को जानेंगे उनके प्रमोटर्स, ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी को शुरुआत की है, जो कंपनी के मेन डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो कंपनी को काफी अच्छे से जानते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो बायबैक करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, उनके कुछ अच्छे प्लान्स आगे आने वाले होंगे जो इनमें से किसी को नहीं पता होगा। मैंने आपको कहा ना, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होगा, बट प्रमोटर्स को इसके बारे में अच्छे से इसकी खबर होती है, और जिसके कारण भी एट टाइम्स बायबैक होता है। ओके तो इसीलिए वो जरूर सोचेंगे कि हम भी अपनी होल्डिंग कंपनी में बढ़ा दें। और कंपनी में होल्डिंग बढ़ाने का और भी एक फायदा होता है कि जब एजीएम और ईजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंपनी की होती है, तब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंपनी लेती है। तो अगर प्रमोटर होल्डिंग कम होती है तब ये डिसीजंस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वोटिंग पावर तो सबके पास है, प्रमोटर के पास भी है। तो अगर होल्डिंग कम होगी तो वो वोटिंग पावर का ज्यादा प्रभाव नहीं हो पाएगा, पर अगर प्रमोटर होल्डिंग ही बढ़ेगी तो उनके वोट के बहुत ज्यादा मायने भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट दिया है एट टाइम्स द कंपनी इज डीलिस्टेड आफ्टर बायबैक। तो ऐसा वेदांता के सीन में हुआ था, केस में हुआ था
कि कंपनी ने बायबैक डिक्लेयर किया था और उसके बाद में कंपनी डीलिस्ट हो चुकी थी, मतलब स्टॉक मार्केट से उसे हटा दिया गया था। ठीक है, आईपीओ में कैसे लिस्ट होता है वैसे ही डीलिस्ट भी होता है। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, बायबैक लाया, जिसमें अभी ये सीन में क्या होगा कि सारे शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स दे देने पड़ेंगे। ये नॉर्मल बायबैक की तरह नहीं है कि देने हैं तो दो, या तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप आपके शेयर्स अपने पास रख सकते हो। यहाँ पर सिंस कंपनी डीलिस्ट हो रही है, आपको अपने सारे शेयर्स देने होंगे। तो आपको विजिलेंट रहना पड़ता है। अगर आपके पास शेयर्स है तो कौन से कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि बायबैक हो रहा है और आपको आइडिया ही नहीं है और उसके बाद कंपनी डीलिस्ट होने वाली है, तो अगर आपने कभी खरीद के रखे हैं कुछ सालों पहले शेयर्स, तो वो आपके ऐसे ही आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। तो लिक्विडिटी ना होने के कारण आपको सेलर भी आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगी आपको वो शेयर्स बेचने के लिए। तो इसीलिए अगर डीलिस्ट होने वाली है कंपनी आफ्टर बायबैक, तो आपको पहले ध्यान देना है और आपको आपके शेयर्स बायबैक में दे देने हैं। ये है सोर्सेस ऑफ बायबैक। अब कंपनी बायबैक कहाँ से कर सकती है, वो पैसे कहाँ कहाँ से उसके लिए जोड़ सकती है, वो हमने लिखा है यहाँ पर। सबसे पहला होता है फ्री रिजर्व्स। तो फ्री रिजर्व्स बेसिकली जो प्रॉफिट होता है उसका ही पोर्शन होता है जो कंपनी साइड में निकाल के रख देती है, चाहे फिर वो कोई अनसर्टन सिचुएशन हो या कोई फ्यूचर प्लान हो उसके लिए। हम भी तो करते हैं ऐसा, हमारी भी जो कहीं से भी हमारे पैसे आते हैं, मान लीजिए सैलरी आ गई, तो हम 100% पैसे तो यूज नहीं करते, हम कुछ अमाउंट उसमें से निकाल के रख देते हैं ताकि कोई फ्यूचर प्लान होगा हमारा उसके लिए हम यूज कर सके। दूसरा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब कंपनी कोई भी प्रकार के शेयर होल्डर्स को बेचती है तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचती है। ओके, मान लीजिए कि कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपए और कंपनी ने 50 रुपए में कोई शेयर बेचा है, तो वो जो 40 रुपीज होता है ना, उसे कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये जो 40 रुपीज है वो इस अकाउंट में जाएगा जो यूज कर सकते हैं वो लोग बायबैक के दौरान। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब कि अभी अभी अगर कोई इशू किया है कंपनी ने तो उस चीज के पैसे भी वो लोग यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक क्लॉज है कि बायबैक में जो शेयर्स अभी ये लोग वापस लेने वाले हैं और अभी जो इशू किए हैं शेयर्स, वो अगर सेम कैटेगरी के होंगे, सेम काइंड के होंगे, तो वो लोग ये चीज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि अभी अभी आपने इशू किया और फिर आप वही पैसे यूज करोगे बायबैक लाने के लिए। तो ऐसे कुछ रूल्स है कंपनीज एक्ट के जो कंपनी को ध्यान में रखकर ही फिर बायबैक डिक्लेयर करना होता है। और साथ ही साथ बायबैक डेट लेकर या फिर जो कैश रहती है बैलेंस शीट में उससे भी कर सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ बायबैक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेथड्स। ये दो तरीके होते हैं बायबैक के। सबसे पहला होता है टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है उनके शेयर्स बायबैक में अप्लाई करने के लिए, जहां पर एक पर्टिकुलर प्राइस उन्हें मिलता है जो होता है बायबैक प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। एक टाइमलाइन भी डिसाइड कर देती है कंपनी। और दूसरा होता है ओपन मार्केट, जहां से डायरेक्टली वो मार्केट से ही खरीदते हैं एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए। अब हम जाते हैं सेबी के वेबसाइट पे, ओके, और एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने सेबी की वेबसाइट ओपन की है जो कि हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स का। आपको जाना है फाइलिंग्स इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, जहां पर आप बायबैक का ऑप्शन देखोगे, टेंडर ऑफर, ओपन मार्केट ऑफर। तो आपको जो ऑप्शन चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और आप जैसे ही नीचे जाओगे आपको ये सारे कंपनीज के बारे में डिटेल्स दिखाई देंगे, जो जो कंपनी ने ये पब्लिक अनाउंसमेंट की गई है इसकी। तो जब आप किसी भी कंपनी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक पीडीएफ मिलता है जिसमें सारी डिटेल्स होते हैं उस कंपनी के बायबैक के रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, ये डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी एक डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट मैंने रखा है जिसके ऊपर हम जाकर एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में आपको सारी डिटेल्स दिए गए हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बायबैक के रिलेटेड। तो आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या आपको जानना है किसी भी कंपनी के बायबैक के डिटेल्स, तो डायरेक्टली आपको सेबी की वेबसाइट पर आकर ही वो डिटेल्स देखने हैं। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने से अच्छा हमेशा हमें बीएससी, एनएससी या सेबी ऐसे जो ऑथेंटिक सोर्सेस होते हैं वहीं पर जाकर डिटेल्स देखना हमेशा बेहतर रहता है। तो आप ये ऐसे पीडीएफ डाउनलोड करके सब कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पर बायबैक कब होने वाला है, कितने प्राइस पे होने वाला है, कितना बायबैक करने वाले हैं, कितने शेयर्स का, वो सारे डिटेल्स दिए गए होंगे जो आप रीड कर सकते हो। अब मैं नीचे जाती हूँ, आपको एक पर्टिकुलर टेबल दिखाती हूँ जो आपको बताएगा कि देखिए प्रमोटर होल्डिंग कैसे बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है प्री बायबैक और पोस्ट बायबैक क्या होने वाला है प्रमोटर होल्डिंग का। सबसे पहले थी प्रमोटर होल्डिंग 69.76%,
अब देखिए 70.87 हुई है और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो क्या हो जाएगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी। उसी के साथ साथ मैंने आपको रेशियोज भी बताए थे, ठीक है। एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे हमने डिस्कस किया था जो कि है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो उसी की तरह बाकी भी कुछ रेशियोज है जिनमें बढ़ोतरी होगी जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए हैं, तो उसका भी आपको टेबल देते हैं। तो ऐसे करके आपको ये सारी डिटेल्स इसमें से देख लेने हैं इस डॉक्यूमेंट में से। ये देखिए रेशियोज के टेबल में कह रही थी वो यहाँ पर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है वो है कि बायबैक तो समझ गया, पर अब अगर मेरे कंपनी ने बायबैक लाया जहां पर आप इन्वेस्टेड हो तो आप क्या करो। तो इसके लिए देखिए कोई एक स्ट्रेट आंसर नहीं होता कि हाँ आप अप्लाई कर दीजिए या आप मत कीजिए अप्लाई, क्योंकि ये केस टू केस बेसिस अलग अलग होगा। मान लीजिए आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो एनी विच वेज उस कंपनी में से एग्जिट लेने की सोच रहे हो, वो शेयर्स बेचने की सोच रहे हो, तो बायबैक आपके लिए एक अच्छा तरीका है जहां पर आप एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि आपको मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस मिल रहा है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आपको ऐसा कोई थॉट तो नहीं है सेल करने का, पर बायबैक आता है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो देखना है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है क्या। तो अगर कंपनी के परफॉर्मेंस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट बायबैक लाया है, तो आप जरूर कंपनी में इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो आपको कोई जरूरत नहीं है बायबैक में अप्लाई करने की, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि अगर कंपनी कुछ अच्छा करने वाली होती है तभी भी क्या होता है, बायबैक लाते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स को भी तो उसका ज्यादा फायदा हो, इसीलिए वो बायबैक लाते हैं ताकि उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ सके। ये एक सिनेरियो होता है। और एक बात होती है कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में भी बायबैक लाया जाता है। तो आप देखो कि ऐसे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में अगर आप रिस्क एवर्स हो, आपको ज्यादा रिस्क लेनी ही नहीं है, आप सोचते हो कि मुझे तो ये शेयर्स बेच ही देने हैं, बायबैक आ रहा है, वेल एंड गुड, तो आप बेच सकते हो। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स रहते हैं कि वो जो रुके रहते हैं, उनको लगता है कि आगे चलकर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड कंपनी विल रिकवर बैक, ओके, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग होते हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उसके ऊपर एज सच कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला होता है जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसका, तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। तो ऐसे जो सिनारियोज है आपको देखना है कि आपका गोल क्या है, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है और कंपनी कैसे क्या परफॉर्म करेगी, उसके हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज, क्लैरिफिकेशंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मुझे वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अपडेट मिस आउट नहीं कर दो। थैंक यू सो मच।